हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। जब हम फंक्शन को खुद डिफाइन करते हैं तो उसको चार तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग एंड टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। यहाँ दो बातों को ध्यान से देखिए, टेक्स एंड रिटर्न्स। यदि कोई फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो डेटा उसे चाहिए, वो डेटा अगर उसे सप्लाई हो रहा है तो वो टेक समथिंग है, अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो वो टेक्स नथिंग है। इसी तरह से कोई फंक्शन अपना काम करने के बाद रिजल्ट को या तो कॉल करने वाले को रिटर्न करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये चारों वैरायटी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। हम बनाते हैं एक फंक्शन। जो सबसे पहली वैरायटी हम बना रहे हैं वो है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। हम बेसिकली एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें दो नंबर को ऐड करना है और दो नंबर को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। करली ब्रैकेट, उसके अंदर कोड लिखेंगे और ऊपर उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि ऐड। ऐड करने के लिए फंक्शन की कोडिंग क्या होगी, तो हम तीन वेरिएबल्स बनाते हैं। यूज़र को एक मैसेज देते हैं, एंटर टू नंबर्स। दो नंबर्स इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे scanf %d एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b। तो दो नंबर्स हमने इनपुट करा लिए हैं, c असाइन a प्लस b। इससे दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे और उन्हीं दो नंबर के सम को, जिसको हमने c में रख लिया है, अब हम स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। तो सम इज %d और c की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। दैट्स इट। तो ये हमारा एक फंक्शन बनके तैयार हो गया और ये जो फंक्शन है ये टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का है। लेकिन अब ज़रा ध्यान से समझते हैं। ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। हमने पिछले लेक्चर में समझा था डिफाइन करना, डिक्लेयर करना और कॉल करना अलग अलग बातें हैं। डिक्लेयर करना क्या होता है ये हमें पढ़ना है, पर हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है डिफाइन करना और कॉल करने में क्या फ़र्क है। ये तो हमने सिर्फ ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है। ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट तब होगा जब इसे कॉल किया जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक प्रोग्राम के लिए चलने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मेन फंक्शन भी हो, तो हमें मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने पहली लाइन लिखी CLR स्क्रीन क्लियर करने के लिए, फिर ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर गेट ch। तो मेन फंक्शन का कोड तो बहुत सिंपल है, तीन ही लाइंस उसमें लिख रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कराएंगे, फिर ये ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और जब ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेन फंक्शन की तीसरी लाइन चलेगी, दैट इज गेट ch। तो ये जो लिखा हुआ है ऐड, ये फंक्शन कॉल है, यानी यहाँ से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ये लाइन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इस कोड की। तो ये है फंक्शन डेफिनेशन। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ऐड फंक्शन टेक्स नथिंग नेचर का है, यानी हम जो कैटेगरी अभी पढ़ रहे हैं टेक्स नथिंग। कोई भी फंक्शन यदि टेक्स नथिंग नेचर का होगा तो उसको डिफाइन करते वक्त उसके पैरेंथेसिस एम्प्टी होंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसी से पता चलता है कि ये फंक्शन
टेक्स नथिंग नेचर का है। टेक्स समथिंग होता तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते, जो कि हम अपने अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। कोई भी फंक्शन जो टास्क परफॉर्म करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे जो डेटा की ज़रूरत है, वो फंक्शन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ऐड फंक्शन को जो काम करना है, ऐड करना, उसके लिए नंबर्स यूज़र से मांगे जा रहे हैं प्रिंटफ स्कैनफ के थ्रू। लेकिन हम चाहते तो ये प्रिंटफ स्कैनफ नहीं लिखते और ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त ही दो नंबर सप्लाई करते। सोचिए, यदि दो नंबर्स मेन फंक्शन के पास है, मेन फंक्शन के पास मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, उसने यूज़र से डेटा मांगा और मेन फंक्शन के पास डेटा रखा हुआ है और मेन फंक्शन चाहता है कि उसके डेटा का एडिशन हो, तो वो ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त ये दो डेटा सप्लाई करेगा। पर फिलहाल टेक समथिंग नहीं देख रहे हम, उस एग्जाम्पल को आगे देखेंगे तो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये टेक्स नथिंग है तो ब्रैकेट खाली रहेंगे। आप तो इस बात को ध्यान रखिए कि फंक्शन कॉल करते वक्त भी ब्रैकेट खाली रहेंगे और फंक्शन डिफाइन करते वक्त भी ब्रैकेट खाली रहेंगे। अच्छा, आपने प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करते वक्त कई बार देखा है, जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं तो भी आपके ब्रैकेट्स खाली हैं। इसका मतलब ये फंक्शन भी टेक्स नथिंग नेचर का है। गेट ch फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब भी ब्रैकेट खाली है, इसका मतलब ये टेक्स नथिंग नेचर का है। लेकिन आप देखें प्रिंटफ फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो प्रिंटफ फंक्शन में कुछ लिखा है, इसका मतलब ये टेक्स समथिंग नेचर का है। स्कैनफ फंक्शन में भी कुछ पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब ये भी टेक्स समथिंग नेचर का है। तो फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन दोनों ही जगह पर पैरेंथेसिस का खाली होना टेक्स नथिंग है, पैरेंथेसिस का भरा होना टेक्स समथिंग है। अच्छा, ये फंक्शन टेक्स नथिंग होने की वजह से इसको जो काम करना है वो डेटा यूज़र से लेना पड़ रहा है। उस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट आया उसने प्रिंट कर दिया, फंक्शन का काम खत्म। फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न करने का मतलब होता है ऐड फंक्शन को जिसने कॉल किया है उसे कुछ वैल्यू लौटाना। ऐड फंक्शन को कॉल किसने किया है? मेन ने। कहाँ से कॉल किया है? इस जगह से। तो अगर ऐड फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो इसी जगह पर वापस आ जाएगा, यानी जहाँ से कॉल होता है वहीं रिटर्न होके आ जाता है। पर फिलहाल तो एग्जाम्पल देख रहे हैं रिटर्न्स नथिंग का। रिटर्न कराने के लिए हमें रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ नहीं किया है क्योंकि ये रिटर्न्स नथिंग है। लेकिन अगर कोई फंक्शन रिटर्न्स नथिंग है तो उसको डिफाइन करते वक्त उसके नाम के पहले लिखा जाता है void। void एक डेटा टाइप है। ये यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जांपल तैयार है, टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। अच्छा, अभी इसमें एक काम करना और रह गया जिसको हमारा समझना पेंडिंग था, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहलाता है। तो देखिए, ऐसा है कि किसी भी प्रोग्राम में जितने भी शब्द लिखे होते हैं, कंपाइलर को हर शब्द का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो जैसे इस प्रोग्राम में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, हर शब्द का मतलब कंपाइलर को पता होना चाहिए। पर कंपाइलर को जनरली कीवर्ड्स का मतलब ही पता होता है, बाकी हर शब्द उसके लिए नया है। उसका मीनिंग उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, तब जाके वो उसका मीनिंग समझ पाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि जितने शब्द हमने प्रोग्राम में लिखे हैं हर एक का मतलब कंपाइलर को समझ में आए, तो हर शब्द का डिक्लेरेशन हमें करना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है CLR SCR, तो CLR SCR क्या है? फंक्शन का नाम। तो ये एक शब्द है जिसका अर्थ कंपाइलर को नहीं मालूम। अब हम जानते हैं कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी ये शब्द पहले से बना हुआ है। तो जो फंक्शंस पहले से बने हुए हैं उनकी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल में होती है, जबकि उस शब्द का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है।
जैसे हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ए बी सी यूज़ किया हुआ है, तो ए बी सी नए शब्द हैं कंपाइलर के लिए, तो कंपाइलर को इसका मीनिंग नहीं मालूम होगा, लेकिन हमने एक लाइन लिख दी है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, जिससे कंपाइलर को पता चलेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बी एंड सी। यानी ए बी सी क्या है, वेरिएबल्स है, ये इस लाइन से डिक्लेयर होता है। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए होते हैं, जिससे कंपाइलर को उन शब्दों का अर्थ पता चलता है जो हम प्रोग्राम में नए यूज़ करने वाले हैं। तो जिस तरह से वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, हमें फंक्शन का भी डिक्लेरेशन करना होता है, लेकिन अगर फंक्शन प्री डिफाइंड है तो उसका डिक्लेरेशन किसी न किसी हेडर फाइल में होता है। तो जैसे CLR क्लियर स्क्रीन का डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल conio.h में। conio.h ज़रूरी नहीं कि सभी कंपाइलर सपोर्ट करें, लेकिन ये टर्बो कंपाइलर पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो conio.h के अंदर न केवल क्लियर स्क्रीन का डिक्लेरेशन है, बल्कि getch फंक्शन का भी डिक्लेरेशन मौजूद है। इसी तरीके से printf scanf प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनका भी डिक्लेरेशन मौजूद है किसी हेडर फाइल में, और उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसमें printf का भी डिक्लेरेशन है और scanf का भी डिक्लेरेशन। बेसिकली ये दोनों अलग अलग फाइल्स हैं जो कंटेन करती हैं प्री डिफाइंड चीज़ों का डिक्लेरेशन। फिर वो फंक्शंस का भी डिक्लेरेशन हो सकता है, किसी वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन हो सकता है, और भी कई तरह के आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं। तो ये दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देने से प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन हो गया। अगर और कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे होते तो उसके हिसाब से भी हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती। जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को पढ़ेगा और इस लाइन पर पहुंचेगा जहां पर हमने लिखा हुआ है ऐड, ये ऐड फंक्शन हमने नीचे डिफाइन किया है, लेकिन कंपाइलर जब इस कॉल को देखेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। वो ऐड शब्द का मतलब तब तक नहीं समझ पाया है, इसलिए वो एरर दे सकता है। टर्बो कंपाइलर की खास बात यह है कि वो फंक्शंस का ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन कर देता है, पर कई कंपाइलर्स पे ये चीज़ नहीं हो पाती है। ANSI के स्टैंडर्ड रूल्स में ये लिखा गया है कि किसी भी फंक्शन का डिक्लेरेशन करना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करेगा कि कौन सा कंपाइलर फंक्शन का डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मेरा सजेशन ये है कि आप हर फंक्शन का डिक्लेरेशन खुद करें। तो अगर ऐड फंक्शन का मुझे डिक्लेरेशन करना है तो वो क्या होता है और कैसे करते हैं। जैसे हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो ABC नाम के वेरिएबल अगर मैंने यहाँ यूज़ किए हैं तो उसका डिक्लेरेशन भी मैं ऐड फंक्शन में ही करूँगा। ठीक उसी तरीके से अगर ऐड फंक्शन का, ऐड शब्द का इस्तेमाल मैं मेन फंक्शन में कर रहा हूँ तो इसका डिक्लेरेशन भी मैं मेन फंक्शन के अंदर ही करूँगा। डिक्लेरेशन करते वक्त 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप। अब आप बताइए ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने लिखा है void, इसलिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ void। उसके बाद फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, पर पैरेंथेसिस के अंदर भी हम लिख रहे हैं void, जिससे ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हो। ये टेक्स नथिंग का है। तो ये जो सिंगल लाइन लिखी है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अब हमको क्लियर हो चुका है फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है। तीनों को आप देखिए, तीनों अलग अलग। फंक्शन कॉल करते वक्त आप रिटर्न टाइप नहीं लिखते। फंक्शन डिफाइन करना और फंक्शन डिक्लेयर करना, दोनों ही वक्त आपको रिटर्न टाइप लिखना होता है, और जैसा डिक्लेयर किया है वैसा ही आप डिफाइन कर रहे हो। यानी अगर आपने रिटर्न टाइप void बोला है तो दोनों जगह आप void लिखेंगे। फंक्शन का नाम ऐड। डिक्लेयर करते वक्त पैरेंथेसिस में void लिखने का मतलब है कि पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा जाएगा। void का इनफैक्ट मतलब होता है खाली, एम्प्टी, कुछ नहीं। ये स्पेसिफिकली अगर आपने मेंशन नहीं किया, ये void आपने अंदर नहीं लिखा, तो कंपाइलर को ये लगेगा कि आपने ये बताया नहीं है कि पैरेंथेसिस में कुछ लिखना है या नहीं लिखना, तो वो एक कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, जिसके कारण फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर पैरेंथेसिस में कुछ लिख दोगे तो भी एरर नहीं आएगी, और नहीं लिखोगे तो भी एरर नहीं आएगी। तो इस तरह की डायलेमा वाली सिचुएशन हम नहीं
लाना चाहते हैं तो हम क्लियरिटी के साथ यहाँ लिख देते हैं कि फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। तो ये लाइन फंक्शन डिक्लेरेशन है और फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए होता है ताकि वो इस शब्द का मीनिंग समझ पाए। तो ये जो हमने पूरा एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का था। की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि पैरेंथेसिस खाली है मतलब टेक्स नथिंग का एग्जाम्पल है, और अगर पैरेंथेसिस खाली है तो फंक्शन डेफिनेशन में ही नहीं, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन में भी ये बात मेंशन होगी। इसी तरीके से फंक्शन का रिटर्न टाइप, वो इसको देखकर पता चल रहा है। रिटर्न टाइप बेसिकली यहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल वगैरह। ये बात डिपेंड करते हैं कि ऐड फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं। रिटर्न करवाने के लिए हमें रिटर्न कीवर्ड इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखना होता है, जो कि हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वैल्यू किस टाइप की है, इंट, फ्लोट, कैर किस टाइप की है, वही डेटा टाइप आपको इस वॉइड की जगह पर लिखना होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो आप वॉइड लिखकर बताते हैं कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। इनफैक्ट आप देखिए मेन फंक्शन भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मेन का रिटर्न टाइप भी हम लिख सकते हैं वॉइड। यदि हम चाहते हैं कि मेन से हम कुछ रिटर्न करवाएं तो हम यहाँ वॉइड की जगह कोई दूसरा रिटर्न टाइप लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम चला के भी देखना चाहेंगे। अब देखिए एंटर 2 नंबर्स, मैंने नंबर एंटर किए 4 और 5, सम आ गया 9। तो ये प्रोग्राम चला किस तरीके से होगा तो एक बार उसको भी समझें। सबसे पहले मेन पे कंट्रोल आया होगा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के समय नहीं चलते हैं, वो सिर्फ कंपाइलेशन के वक्त के काम के होते हैं। देन देखिए क्लियर स्क्रीन के बाद ऐड फंक्शन चला है, क्लियर स्क्रीन चल गया है, ऐड फंक्शन अब चलने वाला है। जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल हुआ कंट्रोल ऐड पे आया, ऐड की कोडिंग चला दी जिसके कारण 2 नंबर्स आप एंटर कर पा रहे हो, दोनों नंबर्स ऐड हो गए, रिजल्ट प्रिंट हो गया, ऐड फंक्शन का काम खत्म हो गया, कंट्रोल वापस चला गया मेन के पास और मेन की अगली लाइन चल रही है गेट से, जिसकी वजह से आप आउटपुट देख पा रहे हैं और ये मेन फंक्शन का काम भी खत्म हो गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। तो यदि आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठाएं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।